वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। एक बार गौतम त्रिवेदी को जरा जानें आप। भारतीय और एशियन फाइनेंशियल मार्केट्स में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है गौतम के पास। रेलिगर, जीएस इंडिया मतलब गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। रिलायंस की भी कॉर्पोरेट फाइनेंस और एम&ए टीम के साथ जुड़े हुए थे गौतम 4 साल तक, तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है इनके पास। डीएसपी मेरिल लिंच, सीएलएसए एशिया और जार्डिन फ्लेमिंग हांगकांग, यहाँ भी इन्होंने काम किया है। और एक चीज़, ट्रैवल भी करते हैं गौतम काफ़ी, और ट्रैवलॉग्स लिखते हैं जिससे काफ़ी वो इन्वेस्टमेंट के पैरेलल्स जोड़ने की कोशिश करते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, लास्ट ट्रैवल क्या किया आपने और क्या सीखने को मिला मार्केट को लेकर उससे? मैं फिलहाल 10 दिन पहले हांगकांग गया था, तो मतलब इंडिया में इतना ट्रैवल अब तक नहीं हुआ है बारिश की वजह से। लेकिन हांगकांग में जो मैंने देखा कि करीबन 7 से 8 बड़े इन्वेस्टर्स को मिला, मोस्टली हेज फंड्स, बिकॉज हांगकांग अभी हेज फंड्स और क्वांट फंड्स के लिए हब बन चुका है एशिया में। और चाइना के लिए जो मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट में जो बताऊं कि एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन चाइना। लोगों का पैसा वहां टूटा है और काफी गुस्सा है उन लोग को उस मार्केट पे। और दो ही मार्केट पे चर्चा हो रही थी। एक तो था जापान, जो इस साल करीबन 30% का रिटर्न दे चुका है, और दूसरा इंडिया। तो यही दो मार्केट में इंटरेस्ट था, बाकी मार्केट में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं था। चाइना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, चलिए, चाइना का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर ये डायकॉटमी है गौतम जी, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है? एफआई का पैसा दिखता क्यों नहीं है हमको? सेलिंग ही आ रही है रोज। नहीं, ये सेलिंग आ रही है करीबन, मुझे लगता है पिछले या 3 हफ्ते से। लेकिन ये भी आप देखिए ना कि अप्रैल से जब ये अपना बॉटम था मार्केट का, इस साल की बात कर रहा हूँ बॉटम, तब से करीबन 19.5 से 20 बिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है फ्रॉम एफआईज। तो वो हिसाब से आप देखें तो 3 हफ्ते, पिछले 3 हफ्तों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो कर ले तो क्या बड़ी बात है। और फ्रैंकली मेरा ये मानना है कि मार्केट आज की तारीख में, अपना जो इंडिया मार्केट है, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट, सबसे महंगा मार्केट है विश्व का। एट 20 टाइम्स, कैलेंडर 24 की बात कर रहा हूँ, जो पी उसका वैल्यूएशन आ रहा है 20 टाइम। इट इज द सेम वैल्यूएशन एज द S&P 500 अमेरिका में। तो आप जब अमेरिकन इन्वेस्टर हो और जो आपको सेम वैल्यूएशन पे आपके खुद के कंट्री में आपको जो जो वैल्यूएशन मिल रहा है, तो इंडिया में ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेट, अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क भी तो है, बिकॉज हर साल रुपया करीबन 5 से 6% डिप्रिशिएट तो होता ही है। तो कीप दैट फैक्टर ऑल्सो इन माइंड कि भाई आज की तारीख में वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, इफ नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव, द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अमेरिका। ओके, अच्छा सर, अभी चाइना को ही पकड़ के बात करते हैं थोड़ी सी, और वो ये कि चाइना जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलिश दे रहा है, उससे दो चीज़ों पर हमें बात करने का मौका मिल रहा है, या फिर ट्रीट करने का मौका मिल रहा है, या फिर एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है। वो है कि वो एक मेटल्स को स्विंग दे रहा है, और आज से 3-4 महीने पहले जो केमिकल मार्केट में उसकी डंपिंग हो रही थी, यूरोप की डिमांड पहले से काफ़ी स्ट्रांग थी, प्राइस सॉफ्ट हो रहे थे। चाइना को देखते हुए और उसके हालात को देखते हुए, उसकी इकोनॉमी को देखते हुए, सर आपका व्यू क्या है? क्या ये दो स्पेस आपको इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं? मेटल्स एट ऑल टाइम हाई और केमिकल्स में एक लोअर लेवल से मूव, आपका इन दो स्पेस पर व्यू सर? देखिए, चाइना, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये फिर आज की तारीख में भी विश्व की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो नंबर 1, नंबर 2, इस साल जो कंसेंसस एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि इस साल भी उनका जीडीपी करीबन 5.5 से 6% का ग्रोथ दिखाएगा। तो ऐसा भी तो नहीं है कि चाइना में ग्रोथ एब्सोल्युटली खत्म हो गया है। ये हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है, चाइना इज स्टिल टुडे द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज। मेटल्स में कोई भी मेटल आप ले लो तो चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। रेयर मेटल्स ले लीजिए जो ईवी में जाते हैं, ईवी की बैटरी में जाते हैं, वो भी चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। तो वो हिसाब से जो चाइना में स्लो डाउन आए, और जो स्लो डाउन फिलहाल चालू है, जो चालू रहेगा आने वाले 6 या 8 महीनों तक, तो उसका इम्पैक्ट तो विश्व में आने ही वाला है। और अपना उसके लिए, उसकी वजह से अपना फायदा है कि अपना इन्फ्लेशन कॉस्ट भी
कम रहेगा जो चाइना में स्लो डाउन आए तो। ओके अच्छा सर, अब आप आज हैं यहाँ पर इस मंच पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज आपके जी। आने से पहले दो चीजें हो रही हैं। पीएसयू बैंक से ऑल टाइम हाई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और एक और इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे है वो है निफ्टी ऑटो। मतलब आप समझ लीजिए सर, मार्च 2020 का ये इंडेक्स 4700 का 4700 का आज 16,561 16,500 पे खड़ा है। जो लास्ट रिपोर्टेड फिगर्स थी जितनी भी ऑटो कंपनियों की, उनमें एक चीज अच्छी थी कि एक्सपोर्ट मार्केट्स उनके फिर ठीक ठाक कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स नंबर्स थोड़े से अच्छे थे इस बार। आपका व्यू पे सर ऑटो पे क्या है इस वक्त? अगर बहुत अच्छा पैसा आपने बना लिया है तो क्या करें, या फिर अभी भी किस स्पेस पे कमिटेड रहें? और अगर एक दो स्टॉक्स पे अगर आप बात करने में कंफर्टेबल हैं तो वो भी प्लीज जरूर बताइएगा। मैं स्टॉक्स के विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सेक्टर में जो मजबूती है, जिस तरह से फेस्टिव सीजन अभी शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि इस साल वी विल एक्सीड लास्ट ईयर्स ऑटो सेल्स, मुझे जिस तरह से मार्केट फीडबैक आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरे आप देखिए ऑटो में आप नंबर ऑफ कार सोल्ड मत देखिए, वैल्यू वाइज देखिए, क्योंकि हमारे देश में प्रीमियमाइजेशन और लग्जरी सेगमेंट की तरफ मूवमेंट चल रही है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम, अर्बनाइजेशन, और आप देखिए कि ये सिर्फ टॉप 7-8 मेट्रो में नहीं है, ये करीबन टॉप 50 to 60, 50 से 60 जो सिटीज है इंडिया में, वहां से डिमांड आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये मर्सिडीज बेंज की एसयूवी, जो लोएस्ट लेवल की एसयूवी है, उसको बोलते हैं जीएलसी। मतलब जीएलसी होती है जीएलई और जीएलएस, सबसे महंगी है जीएलएस। तो जीएलसी की जो एसयूवी है वो करीबन 92 लाख ऑन द रोड पे लॉन्च हुई है। ये ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड ये जो भाव है, मतलब इतना महंगा है फॉर अ जीएलसी, नॉट इवन जीएलई। उनको ओपनिंग फर्स्ट हफ्ते के अंदर 1500 गाड़ियों की बुकिंग्स आ गई। आप अब ये सोचिए कि इतनी महंगी गाड़ी के लिए 1500 पहले हफ्ते के अंदर ही इनको इतना डिमांड मिला। तो ये इट टेल्स यू कि ऑन द ग्राउंड जो डिमांड है ऑटोज के लिए, मैं अभी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, वो हिसाब से आप देखें, वी विल फार एक्सीड लास्ट ईयर्स नंबर्स। गौतम जी, आज बड़ा मूव आ रहा है पीएसयू बैंकों में। इनफैक्ट ये मूव काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है? क्या बाय करेंगे आप कोई पीएसयू बैंक? हम लोग तो टिपिकली पीएसयूज खरीदते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पीएसयूज में एनपीएल का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा सॉल्व हो गया है, शायद किधर और भी एनपीएल्स हो सकते हैं। इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो जा रही है, तो शायद उससे भी थोड़े एनपीएल आए, लेकिन वो सिर्फ पीएसयू बैंक्स के लिए, हर एक पूरे बैंकिंग क्षेत्र में का इश्यू हो सकता है।